अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको सीटेट हिंदी पेडागोजी के जो प्रैक्टिस सेट है। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, बहुभाषी होती है और इसे शिक्षा द्वारा डॉट डॉट के रूप में देखा जाना चाहिए। समस्या के रूप में, समस्या के रूप में, संसाधन के रूप में, बाधा के रूप में, परेशानी के रूप में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए कि बहुभाषी का मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है साथियों द्विभाषी। एक क्या होता है? एक होगा आपका द्विभाषी। क्या होगा? द्विभाषी। क्या होगा? द्विभाषी। हिंदी वाले के लिए, जो लोग उर्दू जानते हैं, नहीं मतलब उर्दू जानते हिंदी नहीं जानते हैं, उसके लिए साथियों इसको हम बता देते हैं कि द्विभाषी का मतलब होता है कि साथियों एक होता है द्विभाषी और एक होता है बहुभाषी। एक क्या होता है? बहुभाषी। क्या होता है? बहुभाषी, है ना। देखिए, द्विभाषी का मतलब होता है जू लिसानियात। क्या होता है? जू लिसानियात। और द्विभाषी का मतलब होता है कसीर लिसानियात। इसको उर्दू में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कसीर लिसानियात। मैंने पहले ही वीडियो में आपको डिक्शनरी दिया था, उसमें मैंने बताया था। द्विभाषी का मतलब यह हुआ कि कोई क्लास है, कक्षा है, उसमें दो जबान लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि हिंदी है, इंग्लिश है। आमतौर पे देखिएगा आपके बुक में भी हिंदी में भी लिखा रहता है, इंग्लिश में बहुत सारी बातें लिखी रहती है। हर आदमी साथियों जू लिसानियात है, जू लिसानी है। हर आदमी दो भाषा तो कम से कम जानता ही है। वो बोलेगा फैन, आप कहिएगा फैन क्या होता है, बोलेगा अरे बुढ़वा पंखा नहीं है, उसी को तो फैन। वो दो भाषा जान ही रहा है। तो साथियों एक बात ये बताइए कि भारत में अधिकांश कक्षाएं, चूंकि भारत एक देश जो है वो बहुभाषिक देश है, यहां पर 16,000 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। तो ये तो एकल भाषी हो नहीं सकता, बहुभाषी है, यानी दो से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि इसे शिक्षा द्वारा हमें बहुभाषिक को किस रूप में देखना चाहिए। देखिए, बहुभाषिक को साथियों अगर हम समस्या के रूप में देखेंगे तो गलत होगा, इसलिए कि बहुभाषिक जो है वो हमारे एक संसाधन के रूप में, इसमें संसाधन होगा। क्या होगा? संसाधन होगा। अब संसाधन क्यों होगा, इसके लिए आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई ए बच्चा है, ए बच्चा साथियों है, कोई बी बच्चा है, कोई सी है। अब इसमें क्या होता है कि ए की अलग जबान है, बी की अलग है, सी की अलग है। ये सभी साथियों कोई एक कक्षा में जमा हो गए, एक कक्षा में। अगर इनकी अपनी मातृभाषा पर रोक लगा दी जाए कि आप अपनी मातृभाषा में न बोलें, जो भाषाएं आपको सिखाई जा रही है उसमें आपको बोलना है, तो इसके जो सीखने का जो रफ्तार होगा वो धीमा पड़ जाएगा, वो सीख नहीं पाएगा। इसलिए कि हम बच्चे के मन की बात को ले ही नहीं पाएंगे। और अगर इसके जो अपनी मातृभाषा है उस पर रोक न लगाकर बल्कि उसी में इसको प्रोत्साहित किया जाए, उसी में इसको साथियों डेवलप किया जाए और उसी स्किल को बढ़ाया जाए, तो इससे ये बहुत सारे ज्ञान को ये तीनों बच्चे अपने अपनी मातृभाषा में लेकर आएंगे। तो ए को बहुत सारी ज्ञान नहीं होंगी, बी की, बी को बहुत सारे ज्ञान सी की नहीं होगा। तो ये लोग अपने ज्ञान का क्या करेंगे? आदान प्रदान करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो बहुभाषिकता है उसे हमें संसाधन के रूप में लेना चाहिए, समस्या के रूप में नहीं लेना चाहिए। तो बहुभाषिकता क्या है? वो एक संसाधन है, इसलिए कि जो दूसरी लैंग्वेज में हम चीजों को नहीं जानते उसको हम सीख पाएंगे। तो इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर जे 12 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। मतलब एक बच्चा सीख रहा है, अब सीखते सीखते साथियों वो गलती कर रहा है या कोई भी त्रुटि कर रहा है, तो उसमें हमें क्या करते हैं। जे शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता के सूचक हैं। सूचक का मतलब होता है निशान, सूचक का मतलब निशान, है ना। चलिए, मतलब यह हुआ कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो इसका मतलब यह है कि शिक्षक और शिक्षार्थी यानी बच्चे और उसके उस्ताद जो हैं, ये दोनों के मतलब निकम्मापन की ये निशानी है। चलिए, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए।
कि बच्चा गलती इसलिए कर रहा है कि वो कहां तक सोच रहा है, इसीलिए कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। यानी जब गलती करे तो उसको हड्डी पसली को तोड़ देना चाहिए, यानी कि खूब पिटाई करनी चाहिए। देखिए याद रखिएगा, मारना, पीटना, डांटना, ही भी, है ना, ये सब जब आएगा तो वो निगेटिव वर्ड होता है। तो यहां पर कठोरता शब्द आ गया, ये कभी नहीं होगा, हमको ये ऐसा नहीं करना है। बच्चे को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं। देखिए बच्चे को कमजोर, कमजोर का मतलब हो गया कि जो बच्चे कम जानकार हैं, और उत्कृष्ट का मतलब है कि जो बच्चे ज्यादा जानकार हैं। मतलब जो बच्चा गलती करेगा उसको हम ये जान लेंगे कि ये कमजोर है, और जो बच्चा साथियों गलती नहीं करेगा जान लेंगे ये बहुत तेज है। हमें साथियों अभी जो शिक्षक की प्रणाली है इसमें हमें भेदभाव नहीं करना है। अभी जो साथियों शिक्षक की प्रणाली है ये एक समावेशी शिक्षा है, यानी हमें ऊंच नीच नहीं करनी है। बच्चे को सभी को एक कक्षा में, कमजोर और तेज सभी को एक कक्षा में हमें देना है शिक्षा, तो ये वाला भी नहीं देना है। तो देखिए साथियों, अगर बच्चा गलती करेगा तो गलती इस बात को दर्शाता है कि वो कुछ ना कुछ सीख रहा है। तो गलती और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। मान लीजिए कि एक बच्चा साथियों बोलने में ही गलती कर रहा, बातों को समझ रहा, तो इससे होगा कि हमको पता चलेगा कि गया उसके उच्चारण की गलती है, उसको सुधारेंगे। लेकिन एक बच्चा बोल तो सही रहा है लेकिन उसका वो मीनिंग नहीं समझ पा रहा है। जैसे अभी देखिएगा, आपको पूछा जाए ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलिएगा प्रतिकूल। क्या बोलिएगा? प्रतिकूल। लेकिन पूछा जाएगा इसका माना क्या है, तो आप नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग, है ना। तो आप बोल तो सही रहे हो लेकिन इसका माना नहीं समझ रहे हैं, तो इससे कैसे पता चलेगा गलती त्रुटियां? कि आपके समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए कि आपकी गलती कहां है। जैसे किसी से पूछा जाए अनुकूल, तो अनुकूल का मतलब क्या हुआ? अब ये बच्चा तो बोल देगा लेकिन इसकी गलत समझ क्या रहा है ये नहीं पता चलेगा। तो साथियों जब बच्चे गलती करते हैं और त्रुटि करते हैं तो इससे उसके समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, उसे हमें मारना ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी वाला। और दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा, उर्दू पेडागोजी या हिंदी पेडागोजी में यह कहा गया है कि गलती जो करता है इसका मतलब है कि वो सीख रहा है। गलती जो करता है इसका मतलब है वो सीख रहा है, जो गलती नहीं करेगा वो क्या सीखेगा? ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षक शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित का मतलब क्या होता है? बाल केंद्रित का मतलब उर्दू में होता है तिफले मरकूज। अभी जो तालीम हो रही है आपने देखा होगा कि बच्चे के उम्र का ख्याल करना पड़ता है, बच्चे के ज़हन का ख्याल करना पड़ता है, उसके अनुसार ही साथियों हमें शिक्षा प्रणाली को क्या करना है, तैयार करना पड़ता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है कि साथियों जे बच्चों की शख्सियत, यानी बच्चे को बोलने और उसको समझने का अवसर देना। और सक्रिय भागीदारी का मतलब यह होता है कि जो भी क्रियाकलाप हो उसमें सारे बच्चे शामिल हो, यह इसका मतलब हुआ। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। चलिए बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत ही शानदार। एक बार साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए बाल केंद्रित शिक्षक का मतलब यह है कि अभी जो शिक्षा है इसमें कहा गया है कि जो टीचर है, टीचर एक सिर्फ सहायक के रूप में है, यानी टीचर को सारे क्रियाकलाप बच्चे से कराना है, अपने से नहीं करना है। बस वो जहां पर अटके वहां पर बताना है जी, इसलिए टीचर को यही कहा गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र का अर्थ है बच्चों को अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि साथियों शिक्षार्थी से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया। सबसे पहले आप यह बात जान लीजिए कि एक होता है अपेक्षा और एक होता है उपेक्षा। एक क्या होता है? उपेक्षा। एक क्या होता है? उपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद,
और उपेक्षा का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि आपकी शान में गुस्ताखी। नहीं बोलते हैं मेरे शान में उन्होंने गुस्ताखी किया, यानी मेरा अवहेलना किया, मुझे जलील किया, इसलिए मैं ये पार्टी छोड़ दे रहा हूं। नेता लोग बोलते हैं मेरी उपेक्षा की गई। तो अपेक्षा का मतलब ये हो गया, उपेक्षा का मतलब ये हो गया। शिक्षार्थी से यह अपेक्षा यानी ये उम्मीद करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया, यानी जैसे उन्होंने सीखा है उसी तरह हूबहू साथियों किसी भी शब्द को बयान नहीं किया जा सकता। चलिए, एक प्रभावी आकलन युक्ति है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते। उत्पादित का मतलब है कि ज्यों का त्यों आप साथियों शब्दों को नहीं बयान कर सकते। यह बिल्कुल सही है कि ज्यों का त्यों किसी भी चीज को आप साथियों पुनः प्रस्तुत, ज्यों का त्यों का मतलब होता है लाइन ब लाइन, वो रट के हो सकता है। और साथियों हिंदी शिक्षण शास्त्र या उर्दू पेडागोजी में रटना नहीं है, तो ये एक समस्यात्मक है, क्योंकि ये एक समस्या है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों का व्याख्या करता है, न कि साथियों ज्ञान को ज्यों का त्यों वो पुनः उत्पादित करता है। ये साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या होता है? वक्र का मतलब कि जो उसके सीखने का रफ्तार है वो क्या होता है। यानी बच्चे को जब हम कोई ग्रुप बना दें और ग्रुप में साथियों उसको हम क्या करें कि बच्चे को हम जब कोई ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप में जब हम बच्चे को साथियों सीखने का अवसर देते हैं तो उससे उसके जो सीखने का रफ्तार होता है वो क्या होता है? स्थिर रहता है जी, अवनत होता है, समान रहता है, बेहतर रहता है। चलिए क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत ही शानदार। देखिए साथियों, जब किसी शिक्षार्थी को हम समूह में देंगे बात करने के लिए, तो चूंकि समूह में वो चर्चा करेगा, बात करेगा, अपनी बातों को रखेगा, तो उससे जो उसके सीखने का जो वक्र होता है, जो रफ्तार होता है, वो क्या होता है? बेहतर से बेहतर होता है, यानी वो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत में भाषिक भिन्नता बहुत है। भाषिक भिन्नता का मतलब यानी कसीर लिसानियात बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में जे सर्वथा उपयुक्त कथन है। मतलब यह कहा गया कि भारत एक बहुभाषिक देश है। अब जिस भी कक्षा साथियों, कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, प्राथमिक जो क्लास है, इसमें बच्चे बहुभाषिक बच्चे तो आएंगे ही, तो इसके बारे में सबसे बेस्ट कथन क्या है, यह बारे में आपको बताना है। जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, अध्यापक को कमजोरों को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। मतलब यह हुआ कि जो बच्चे मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो टीचर को चाहिए कि उनको अनदेखी कर दिया जाए। तो अनदेखी तो हमें करना नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि साथियों बहुभाषिकता जो है वो क्लास के लिए क्या है, एक साथियों बेहतर चीज है और इसको हमको उपेक्षा नहीं करना है। तो पहला जो है 16 नंबर का ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये निगेटिव है, इसलिए कि हमें उपेक्षा नहीं करना है, उनको हमें एक संसाधन के रूप में लेना है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। भाई साहब, दंडित करना, मारना, पीटना, ये एक निगेटिव वर्ड है, इसीलिए ये भी नहीं होना चाहिए। विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही है। अब कहा गया कि जब बहुभाषिक कक्षा है तो हम वैसे ही बच्चे को प्रवेश देंगे जो बच्चा उस क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो भाषा जानता हो। यह भी एक तरह का साथियों निगेटिव वर्ड है, ऐसा संभव नहीं है, तो यह भी गलत हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब ये एक संसाधन के रूप में लेंगे तो हमें हर एक भाषा का सम्मान करना चाहिए। सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अभिव्यक्ति का मतलब यह होता है कि बच्चे जो भी भाषा वो सीखे हुए हैं उसमें हमें बोलने के लिए
उनको साथियों क्या करना है, मोटिवेट करना है। क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ये क्वेश्चन नंबर 17, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है। देखिए अब क्या पूछा गया कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में गौर करें और कौन सा जो प्रश्न है वो सही नहीं है। जब यहां पे निगेटिव लग गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि साथियों 1 2 3 4, यानी इसमें से 3 जो स्टेटमेंट होगा वो आपका सही होगा, एक स्टेटमेंट क्या होगा, आपका गलत होगा। और जो गलत यानी निगेटिव स्टेटमेंट है इसी को निकालना, चूंकि यहां पर लगा हुआ है नहीं। चलिए, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, यानी हर बच्चा साथियों सीखता है क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से प्रेरित होता है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। चलिए देखते हैं, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं। देखिए आप एक चीज याद रखिए कि साथियों हिंदी हो या उर्दू हो, जब भी ये शब्द आए आप समझ लेना वो निगेटिव वर्ड है। कौन कौन सा, तो पहला शब्द है साथियों ही, दूसरा शब्द हो गया आपका भी, तीसरा शब्द हो गया साथियों आपका सिर्फ, ये क्या होगा, निगेटिव वर्ड है। इसी में लगा लीजिएगा केवल, क्या लगा लीजिएगा, केवल, ये निगेटिव वर्ड है। इसीलिए साथियों आपका याद रख लीजिएगा याद करना, याद करना, इसी में याद रख लीजिएगा मारना, मारना, और याद रखिएगा दंड देना, है ना, इसी में याद रखिएगा डांटना, क्या होगा, डांटना, याद रखिएगा। इसी तरह साथियों परीक्षा लेना, क्या करना, परीक्षा लेना, ये सब जो है ना निगेटिव वर्ड है। ये निगेटिव वर्ड से आप जल्दी से पकड़ सकते हैं आंसर की तरफ। तो ये निगेटिव वर्ड साथियों जहां जहां आएगा आप समझ लीजिए कि इससे आप पकड़ सकते हैं। तो क्या कहा गया है कि कौन सा निगेटिव वर्ड है, गौर कीजिए साथियों, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, तो केवल शब्द यहां निगेटिव है, तो हमारा बी वाला स्टेटमेंट गलत है। इसका अर्थ यह हुआ कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, बाकी कहीं नहीं सीखते। ऐसा थोड़ी है, बच्चे साथियों कक्षा से बाहर घर में भी सीखते हैं, बच्चे रास्ते में भी सीखते हैं, बच्चे खेल खेल में भी सीखते हैं, बच्चे अपने हमजोलियों से, सहपाठियों से भी सीखते हैं। तो साथियों ये वाला जो है स्टेटमेंट गलत है और हमको निगेटिव निकालना था। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जे। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षा रणनीति है, क्योंकि समूह में कार्य देने का मतलब क्या हुआ कि बच्चे को हम ग्रुप में काम दे रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ग्रुप में काम क्यों देंगे भाई, इसलिए कि हम लोगों ने पढ़ा है कि साथियों एसआई यानी सामाजिक सोशल इंटरेक्शन, इसका फॉर्मूला किसने दिया था, तो इसका फॉर्मूला दिया था साथियों किसने, लेवायुगोत्स्की ने। इन्होंने ही कहा था कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। तो वही कह रहा है कि बच्चों को समूह में कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, यानी ये एक तरह का मेथड है, बच्चे समूह में अच्छे से काम करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्यों है, बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, यानी बच्चे जब ग्रुप में काम देंगे तो वो अपना काम जल्दी कर लेगा। अच्छा इसीलिए ग्रुप में काम दिया जाता है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता, यानी टीचर को भारी कम पड़ता। इसलिए छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। मतलब ग्रुप में इसलिए दिया जाता है कि जो जानकार होगा, जो कम जानकार होगा उसको दबाएगा। ऐसा तो नहीं करना, ये तो एक तरह का मोरल डाउन करना हुआ, ये वाला भी आपका निगेटिव है, ठीक है ना। और इससे शिक्षक का काम कम होता है, ये भी निगेटिव है। बच्चे अपना काम जल्दी करते नहीं, ये भी निगेटिव है। आगे चलिए, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। क्योंकि साथियों बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, ग्रुप में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो शिक्षक के सामने नहीं बोल पाता, लेकिन वो ग्रुप में बोल देता है। तो इसीलिए डी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर में, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। समझिएगा,
एक बच्चा जब लिखने बैठता है तो लिखने के साथियों क्रम में क्या होता है, विपरीत छवियां। विपरीत छवियां का मतलब क्या होता है, उल्टा लिख देता है। हम लोगों से भी हुआ है, भाई साहब आपको क लिखना था ऐसे, आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो है वो क ऐसे लिख देता है, होता है कभी कभी, देखे होंगे आप। आपको लॉ ऐसे लिखना पड़ता है, लेकिन एक बच्चा साथियों लॉ क्या करता है, इस तरह नहीं लिख के इस तरह लिख देता है, वो लॉ होता है ना जी। एक बच्चा को आपने देखा होगा, उसको 9 ऐसे लिखना पड़ता था, वो 9 ऐसे लिख के नहीं, वो बल्कि साथियों ऐसे लिख देता है, 9 6 से लिख देता है। यही हुआ विपरीत छवि। तो एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। दर्पण छवि का मतलब वही उल्टा दिखना। इस प्रकार बच्चे लक्षण प्रदर्शित करते हैं। अधिगम में अशक्तता, अशक्तता का मतलब होता है साथियों कमी, अधिगम का मतलब होता है आमोदिश, अधिगम में कठिनाई और अधिगम में समस्या, अधिगम में असुविधा। क्या होगा, चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। 19 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर, देखिए। अगर हम ये बोलते हैं कि अधिगम में कठिनाई, अधिगम का मतलब होता है साथियों सीखना, ये कठिनाई नहीं है बल्कि ये एक तरह की साथियों, इसको हम लोग बोलते हैं अशक्तता है, यानी एक तरह की ये बीमारी है। आपको पढ़ाया था कि साथियों अधिगम में अशक्तता, इसी को बोला जाता है क्या, डिसलेक्सिया। क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया। क्या बोला जाता है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, ओलेक्सिया पढ़ा होगा आपने, और डिसग्राफिया, ओग्राफिया, डिसकैलकुलिया। तो ये साथियों क्या, अधिगम में अशक्तता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप, चलिए तो ए वाला आपका राइट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी असत्य का मतलब है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। भाषा मनुष्य के बीच परस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती। मतलब यह हुआ कि भाषा मनुष्यों के बीच परस्पर संवाद, यानी एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से जोड़ने का काम नहीं करता। जबकि साथियों हम लोग जानते हैं कि भाषा कहते ही हैं अपने ख्यालात, अपने जज्बात का दूसरों के सामने आदान प्रदान करना और उनके ख्यालात, उनके जज्बात को समझना, इसी का नाम तो भाषा है। तो यह बोला गया है कि नहीं करती। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। चूंकि यहां पे पूछा गया असत्य है, तो यही वाला जब गलत है तो यही आपका राइट हो जाएगा, 20 का ए वाला ही राइट हो जाएगा। भाषा ज्ञानार्जन का साधन है। ज्ञानार्जन, अगर हिंदी आप जानते होंगे तो ज्ञानार्जन का मतलब होता है साथियों ज्ञान और जोड़ अर्जन। ज्ञान जोड़ अर्जन का मतलब यह हुआ कि भाषा से साथियों हम अपने ज्ञान को दूसरों को देते हैं और दूसरों के ज्ञान को सीखते हैं। यह वाला स्टेटमेंट आपका सही है। भाषा सामाजिक अस्मिता का साधन है। हम भाषा से ही पहचाने जाते हैं कि हम कैसे कल्चर में रहते हैं। अस्मिता का मतलब नहीं बोलते मेरे अस्मिता का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है। तो यह भी साथियों आपका बिल्कुल सही है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, यह भी आपका सही है। तो आपका स्टेटमेंट जो गलत है वो ए वाला है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, कैसा लगा आज का ये प्रश्न एक बार आप कमेंट करके बताइए, और आज का ये सेशन कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं।